Okay, so good afternoon, everyone. Now we are going to discuss Unit 9. Okay, that's a dual nature of radiation in matter. तो आई थिंक आप लोगों ने आगे जो थ्योरी का पोर्शन था या तो जहाँ पे वो बेसिक फॉर्मूला दिए गए हैं वो आप लोगों ने देखे होंगे। फिर भी मैं यहाँ पे उसका थोड़ा सा हल्का सा जो काम के पॉइंट्स है उसका मैं यहाँ पे डिस्कशन कर लूँ। अगर उसमें कोई काम का पॉइंट आता है तो अगर आपको भी नोट डाउन करना हो तो आप कर सकते हैं। वैसे अगर आपने नोटिस किया हो तो पेज नंबर 422 एंड 423 ओके, वहाँ पे एक अलग सी सिचुएशन जो है वो दी गई है। ओके, वैसे फॉर्मूला नया नहीं है बट एक सिचुएशन कंपैरिजंस जो है वो नहीं है। अगर उसको आपने नोटिस किया हो तो दैट वाज अ गुड वन। ओके, वहाँ पे आप देखिए पेज नंबर 422 पे दिया हुआ है चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन एंड मिलीकान्स एक्सपेरिमेंट। वैसे मिलीकान ऑयल ड्रॉप एक एक्सपेरिमेंट था उसका मिलीकान का, और उसी के हिसाब से आपको शायद 11th स्टैंडर्ड में एक टॉपिक हमने पढ़ा हुआ था जिसको हम कहते थे स्टोक्स लॉ। फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर हमने पढ़ा था स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ बेसिकली हुआ करता था अगर कोई स्फेरिकल बॉडी है वो कोई लिक्विड के अंदर ट्रैवल करता है तो उसके ऊपर बॉयंट फोर्स लगता है और वहां पे हमें एक विस्कस फोर्स का फॉर्मूला मिलता है। और विस्कस फोर्स इट्स वन काइंड ऑफ ए रेजिस्टिव फोर्स। तो उसमें विस्कस फोर्स का फॉर्मूला हुआ करता था, हो सकता है आप में से काफी लोगों को वो याद हो। तो विस्कस फोर्स का फॉर्मूला हुआ करता था 6 पाई ईटा आर वी, दैट इज एफ इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी, where the eta it's known as a coefficient of viscosity, r is a radius, v that's velocity and f is a viscous force। तो उसको लेकर यहाँ पे आप देख सकते हो एक फॉर्मूला लिखा हुआ है 6 पाई ईटा आर वी इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब रो माइनस सिग्मा इंटू जी। अब हो सकता है आप में से किसी को ये बहुत अच्छी तरह से याद हो या तो हो सकता है ना याद हो। तो जस्ट मैं आपको थोड़ा सा रेफरेंस दे दूं कि मान लीजिए एक स्फीयर है और उस स्फीयर को हमने कोई कंटेनर के अंदर ड्रॉप किया विच इज अ फिल्ड विद द लिक्विड। तो यहाँ पे इसके ऊपर 3 फोर्सेस लगेंगे। एक फोर्स लगेगा नीचे वाला, यस कोई बताएगा नीचे कौन सा फोर्स लगेगा ऑब्जेक्ट का? वेट फोर्स। वेरी गुड, वेरी गुड। अब ये जो लिक्विड है उसके ऊपर एक बॉयंट फोर्स लगाएगा। ओके, सो दैट आई कॉल्ड एज अ बॉयंट फोर्स एफ बी। और दूसरा एक फोर्स लगेगा दैट इज कॉल्ड एज अ विस्कस फोर्स। ओके, तो मैं यहाँ पे एफ वी ऐसा लिख देता हूँ। अब ये एरो के हिसाब से क्या आप रिलेशन बता सकते हो किसका क्या रिलेशन बनेगा एट एनी मोमेंट इफ दैट स्फीयर इन इक्विलिब्रियम? तो इसके हिसाब से रिलेशन क्या बनेगा? W इक्वल्स टू एफ बी प्लस एफ वी। वेरी गुड, एफ बी प्लस एफ वी। अब यहाँ पे वेट फोर्स का फॉर्मूला होता है एम जी। ओके, मास इज इक्वल टू ले सकता हूँ मैं 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी, यानी ये मास का वैल्यू है। बॉयंस फोर्स में भी ऐसा आता है पर बॉयंसी होती है ड्यू टू लिक्विड। तो यहाँ पे आता है वॉल्यूम तो स्फीयर का ही लगेगा 4/3 पाई आर क्यूब, पर डेंसिटी जो है वो लिक्विड का लगेगा, ऐसा याद होना चाहिए। प्लस विस्कस फोर्स। अब देखो विस्कस फोर्स यानी ये वैल्यू है वो सीधा यहाँ पे लगा दो, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा तो देखो तो वो फॉर्मूला मिल जाएगा आपको 6 पाई ईटा आर वी इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब जी रो माइनस सिग्मा। अब उसी के बाद दैट वैल्यू प्लस 6 पाई ईटा आर वी 2, यानी यहाँ पे दो अलग अलग टाइप की वेलोसिटीज बताई हुई है। तो पहले में 6 पाई ईटा आर वी वन है, नीचे एक दिया हुआ है कि अगर वो चार्ज कोई इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है और उसके अंदर वो मोशन में है और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो उसको एक और जगह पे लेकर जाना चाहता है, मान लो कि नीचे से इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन अपर डायरेक्शन एंड पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है, तो वहां पे QE इज इक्वल्स टू एफ इज इक्वल्स टू QE होता है। तो वहां पे फोर्स की ही सभी वैल्यूज है तो फोर्स को कंपेयर किया गया है। तो वहां से एक दूसरा फॉर्मूला है वो बनाया हुआ है। एंड इफ यू जस्ट लुक एट द 423 वेरी फर्स्ट वैल्यू, okay, that's a small r equals to 9/2 eta v1 rho minus sigma g raised to half। याद है ऐसा कुछ ये फॉर्मूला किसका था? वैसे यहाँ पे तो r इक्वल्स टू लिखा हुआ है पर इसी के जैसा एक फॉर्मूला था जो यही थ्योरी से हमने डिराइव किया था
जिसको VT कहते थे, टर्मिनल वेलोसिटी। ओके, टर्मिनल वेलोसिटी फ्लूइड मैकेनिक्स में आता है 2/9 r² g बाय ईटा रो माइनस सिग्मा। ओके, ये फ्लूइड मैकेनिक्स का पॉइंट था। अब इसमें से r को सब्जेक्ट बना दे तो ये ऊपर जाता, ये सब कुछ डिनोमिनेटर में आता, और r² है इसलिए रूट आ जाता। तो ये फॉर्मूला जो है वो शायद आपके लिए थोड़ा सा नया है, और वहां से चार्ज का और इलेक्ट्रिक फील्ड का भी कोई ना कोई एक अलग फॉर्मूला आप बना सकते हो। तो ये एक नई सिचुएशन है जो इस चैप्टर को लेकर, या तो जो अभी तक आपने पढ़ा उसको लेकर एक नया पॉइंट था। प्लस इस चैप्टर के अंदर से आपको हम काफ़ी बार, आई थिंक मैं कह चुका हूँ कि आपके दिमाग में कुछ कुछ बातें हैं वो बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर होनी चाहिए। जो वहाँ पे रिलेशन में देता था वो इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का और ड्यूटेरॉन का। याद है वो क्या हुआ करता था? जहाँ पे आपको रिलेशन लेना है, ओके, यहाँ पे देखिए इस चैप्टर का जो मतलब ड्यूअल नेचर का जो बेसिक पॉइंट है उसका बेसिक फॉर्मूला था E = hc/λ या तो hf अपॉन टाइम कर दो तो ये किसका फॉर्मूला बन गया? पावर एनर्जी अपॉन टाइम। अपॉन एरिया कर दो तो ये किसका फॉर्मूला बन गया? इंटेंसिटी। ओके, तो ये बहुत शॉर्ट में मैंने लिखा है पर ये अपने को पता होना चाहिए। इसके बाद लैम्बडा = h/p, ये कौन सा फॉर्मूला है? डी ब्रोगली है, उसमें h/mv कर सकते थे, राइट? ये याद होना चाहिए। ओके, इसके हिसाब से p²/2m किसका फॉर्मूला बन जाता है? ये काइनेटिक एनर्जी। इसके हिसाब से अगर मैं मोमेंटम को सब्जेक्ट बना दूं तो 2m काइनेटिक एनर्जी। ओके, 2m काइनेटिक एनर्जी, ये मोमेंटम का फॉर्मूला है। वही मोमेंटम का फॉर्मूला मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ। ओके, तो इसके हिसाब से हमें कुछ कुछ रिलेशंस मिलेंगे, हाउ मास रिलेटेड विद द वेवलेंथ, और उसको लेकर भी दो चार अलग अलग फॉर्मेट जो है वो क्रिएट होते रहते हैं। तो ये आपके दिमाग में क्लियर बहुत अच्छी तरह से होना चाहिए। उसके बाद इसमें कुछ नया, वैसे उसका जो ग्राफ है वो किसका मतलब रिलेशंस देता है, इंटेंसिटी का रिलेशंस किसके साथ है, फ्रीक्वेंसी का क्या रिलेशन होता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, आइंस्टाइन इक्वेशन मतलब आइंस्टाइन का जो रिलेशन था, कोई बताएगा एनर्जी को लेकर क्या था वो आइंस्टाइन इक्वेशन? आइंस्टाइन ने क्या कहा था? E = mc²। यहाँ पे आइंस्टाइन का जो कंट्रीब्यूशन था दैट इज अबाउट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमें ऐसा बताया गया था कि HF - HF0 = EV0, ऐसा कुछ याद होना चाहिए। यहाँ पे EV0 क्या था? तो कि EV0 दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे HF को टोटल एनर्जी कहते हैं, HF0 को वर्क फंक्शन कहते हैं। मतलब आइंस्टाइन ने ऐसा कहा था अबाउट द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कि जो भी एनर्जी हम इंसिडेंट करते हैं उसमें से वर्क फंक्शन जितना एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाएगा और बाकी की एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन मोशन में जाएगा। तो EV0 = ½ mv² भी कह सकते हैं, या तो ½ mv² = EV0 भी कह सकते हैं। तो इससे आपको अलग अलग टाइप के रिलेशंस फॉर्म हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे HF - HF0 किया तो H कॉमन ले लो, F - F0 कह दो। यहाँ से HC कॉमन ले लो, 1/λ - 1/λ0 ले लो। ½ mv² की जगह पे वहां पे EV0 कर दो। तो अगर आप वो अलग अलग फॉर्मेट देखते जाएंगे तो आपको आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे लगाना है उसका आइडिया डेफिनेटली आ जाएगा। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि वो आइडिया आना ही चाहिए, ताकि अगर आपने सही तरीके से थोड़ा बहुत पढ़ा है तो वो आइडिया आना बहुत ही ऑब्वियस रहेगा, और वहाँ पे मुझे नहीं लगता है कि कोई ज़्यादा दिक्कत जो है वो होगी आप लोगों को। ओके, उसके बाद यहाँ पे आप पेज नंबर 4 to 5 पे देखेंगे तो वहाँ पे आपको अलग अलग ग्राफ का नेचर दिया है। तो ग्राफ का नेचर जब आप इस चैप्टर को कॉम्पिटिटिव के लिए प्रिपेयर करते हो तो ये चैप्टर आपने 10th लिखा है, वो चैप्टर EMI अभी हम करेंगे इसके बाद,
वो चैप्टर, तो मैं जनरली ये मानता हूँ कि ये चैप्टर आप कॉम्पिटिटिव में उसका जो थ्योरी पोर्शन है उसका मतलब यहाँ पे जो दिया हुआ है उसको आप एक आध बार अच्छी तरह से पढ़ो, प्लस वहाँ पे जितने ग्राफ वगैरह आते हैं आप उसको देख लो, तो उसको लेकर जो भी क्वेश्चन आता है डेफिनेटली आप कॉन्फिडेंस के साथ उसको कर सकते हो। 11th में से आप अपना रिवीजन चालू करना चाहो तो कर सकते हो, जिसके अंदर डायमेंशनल फार्मूला, काइनेमेटिक्स, लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी पावर, gravitation, mechanics of solid. Okay, and I definitely suggest the simple thing कि अगर आप 11 से यहाँ पे पढ़ रहे हो और आपके पास आगे के 3 वॉल्यूम है, तो उसमें से जितने आपसे होते हैं वो करिए, नहीं होते हैं उसको साइड में रख दीजिए। यार ये समझ में नहीं आया, इट्स ओके, उसका टेंशन मत लीजिए, पर जो आपसे होता है उसको आप देखिए। ओके, जो लोग 12th में डायरेक्टली यहाँ पे है, 11th का उसके पास कोई कंटेंट नहीं है, तो भी कोई टेंशन नहीं है। ओके, बाकी जिसके पास ऐसा प्रॉब्लम है, सो दे कैन डू वन थिंग, आप कोई भी एक पेपर सेट उठा सकते हैं। ओके, चाहे वो अरिहंत का हो, चाहे वो कोई भी XYZ पब्लिकेशन का हो, प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स को आप अभी से रेफर करिए, उसको देखिए, उसको समझिए, क्या क्वेश्चन पूछा था, उसको किस तरीके से सॉल्व किया गया है। सो जस्ट ट्राई टू पॉप अप दैट थिंग्स इन द माइंड। ओके, उन चीज़ों को दिमाग में जस्ट एक्टिव करना है। एग्जैक्टली मैं नहीं चाहता हूँ कि आप ऐसा बस ये क्वेश्चन मुझे दिया तो मुझे ऐसे सॉल्व, नो, इट्स नॉट लाइक दैट। ओके, तो आप उसमें अपना खुद का भी आइडिया लगा सकते हैं। ओके, बट आप उसको अलग तरीके से भी देख सकते हैं। एटलीस्ट आइडेंटिफाई करिए कौन से चैप्टर का है, क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं, हल्का फुल्का ट्राई करिए, और देखेंगे तो पता चल जाएगा कि आप उसमें से काफ़ी सारे चैप्टर्स में अपना काम अच्छा कर सकते हो। बहुत क्लियरली मैंने आपको बहुत बार कहा हुआ है कि चाहे मेंस हो चाहे नीट हो, फर्स्ट ऑफ ऑल कीप दैट टारगेट कि आपको अगर मेंस है तो आपको 10 से 12 क्वेश्चन से ही सही करने हैं। अगर आपके 12 क्वेश्चन सही निकल जाते हैं तो बाकी के क्वेश्चन को पढ़कर इंजॉय करो। आई रिपीट, अगर आपको लग रहा है कि आपके 12 क्वेश्चन से सही है तो बाकी के क्वेश्चंस को पढ़कर सिर्फ इंजॉय करो, बाकी के क्वेश्चंस को जाने दो। मैथ्स और केमिस्ट्री जो भी है, टोटल तीनों सब्जेक्ट, ताकि जो भी टोटल है ना स्कोर है ना, वो तीनों सब्जेक्ट से कंबाइंड होता है। ये बहुत अच्छी तरह से दिमाग में रखिए। अगर मेंस एग्जाम अगर आप देते हो तो आपका टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 30 से ज्यादा हो रहे हैं। अगर आप 35 पे पहुंच जाते हैं, यू फील दैट कि तीनों सब्जेक्ट के मिलाकर मेरे 35 क्वेश्चंस 100% राइट है, तो बाकी के क्वेश्चंस को सिर्फ पढ़ा करो और इंजॉय कर लिया करो कि अरे वाह कितना अच्छा क्वेश्चन है। ये जिसके दिमाग में स्ट्रेटेजी बैठेगा वो एक्सेलेंट करेगा। जो सोचेगा कि नहीं मुझे 5 और आ रहा है, चलो वो भी ट्राई करूं, और 5 हो रहा है, चलो वो भी मैं ट्राई करूं, मेरा स्कोर और आगे आएगा और आगे आएगा, यहाँ और आगे का कोई कॉन्सेप्ट की जरूरत ही नहीं है भाई। उस और आगे के चक्कर में अगर आपका स्कोर कम होता जाएगा तो आप वो जो लिमिटेड पार्ट है उसमें से बाहर हो जाओगे। तो अपने मेंस को क्लियर करना मतलब प्रायोरिटी ये है कि हम उस कट ऑफ रीजन में एंटर हो। उस कट ऑफ रीजन में आप पहले हो तो भी टेंशन नहीं है, ओके, और लास्ट में हो तो भी कोई टेंशन नहीं है, पर आप कट ऑफ रीजन में आ गए तो कहाँ आ गए, तो ऑटोमेटिकली आप काफी लोगों से आगे हो। दोज हु आर फ्रॉम द बायोलॉजी, okay, they have to focus with the biology subjects। 90 से 70 कर सकते हो तो 75 पे ट्राई करिए, 75 हो रहा है तो 80 पे ट्राई करिए, 80 हो रहा है तो 85 पे ट्राई करिए। केमिस्ट्री आउट ऑफ 45 30 35 30 35 पे खेलिए। फिजिक्स में पहली ट्राई करिए 25 क्वेश्चंस हो, उसके बाद 25 को कंटिन्यू करिए। ओके, अगर आप सबका टोटल करेंगे ना तो आपका जो डिजायर्ड गोल है वो डेफिनेटली अचीव हो जाएगा। But that need a guts, that need a logical calculations, that need confidence। अगर आप ये सोचोगे कि फिजिक्स के 45 में से मुझे तो 40 करने हैं, बाकी बायोलॉजी और केमिस्ट्री तो मैं देख लूंगा या देख लूंगी, तो नहीं देखा जाएगा। ताकि फिजिक्स के 45 में से 40 क्वेश्चंस करने के चक्कर में आप बायोलॉजी और केमिस्ट्री हाथ से जाने दोगे। ओके, एंड हियर देयर इज ए गेम ऑफ ए टाइम।
आपको स्पेसिफिक टाइम में सब कुछ खेलना है। ओके, और यहाँ पे फोकस उसी पे करना है कि हम क्या क्या कर सकते हैं और हमें कितना कितना करना चाहिए। तो ये जो चैप्टर है अभी, जो ड्यूअल नेचर है, उसके जो आपके डाउट्स है, ओके, तो वन बाय वन देखते हैं। तो उन सभी क्वेश्चंस के अंदर आपको फोकस उतना ही करना है कि इसमें क्या पॉइंट है जिसमें हमें क्लिक करना है। वो क्लिक हो जाते तो दैट्स ओके, आगे बढ़ते जाइए। उसके बाद यहाँ पे भी आप देखोगे पेज नंबर 426 है, वहाँ पे भी आपको ग्राफ दिया गया है। ग्राफ है फोटो इलेक्ट्रिक करंट वर्सेस पोटेंशियल का। वो वहाँ से हमें बहुत 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 इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलता है कि अगर सेम इंटेंसिटी का कोई लाइट आप फोटो इलेक्ट्रिक मटेरियल के ऊपर या तो फोटो सेंसिटिव मटेरियल के ऊपर इंसिडेंट करते हो, if you keep the same intensity but if you change frequency, that's what is the threshold frequency, तो उसका stopping potential भी change होता जाएगा। Yes, and then know what's the relation of threshold frequency and stopping potential? क्या relation होता है threshold का और stopping potential का? डायरेक्ट रिलेशन होता है सर। हाँ, जैसे जैसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बढ़ता जाएगा वैसे वैसे स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ता जाएगा। वैसे आप उसको F0, F01, F02, F03 ऐसा हमने कहा था, यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे इन लोगों को फ्रीक्वेंसी को F कहने में थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, तो ये लोग न्यू, जो V जैसा दिखता है वो न्यू कहते हैं। ओके, सो इफ यू नोटिस दैट न्यू 1, न्यू 2, न्यू 3 लिखा है, नीचे V01, दैट इज अबाउट स्टॉपिंग पोटेंशियल 1, स्टॉपिंग पोटेंशियल 2, स्टॉपिंग पोटेंशियल 3 ऐसा लिखा हुआ है। सेम वे यहाँ पे आपने ऐसा भी ग्राफ देखा था, इफ यू इंक्रीज द इंटेंसिटी बट इन व्हाट केस यू विल गेट द सेम स्टॉपिंग पोटेंशियल। सपोज आपने इंटेंसिटी बढ़ाया फिर भी आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम ही पॉइंट पे मिल रहा है, तो क्या कंडीशन वहां पे अप्लाई हुई होगी? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा मैंने, कुछ ऐसा भयंकर नहीं पूछा। मैंने ऐसा कहा सेम फ्रीक्वेंसी, हाँ, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है वो सेम होनी चाहिए। अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी सेम है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम ही रहता है। ओके, उसके बाद नीचे एक और आपको दिया गया हुआ है ग्राफ, दैट्स स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। वहाँ पे एक पॉइंट के बाद ही वो ग्राफ स्टार्ट होता है, तो उसको यहाँ पे V01, V02 कहा हुआ है। तो वो इंडिकेट ऐसा करता है कि कोई फोटो सेंसिटिव मटेरियल है, आप लाइट दिए जा रहे हो दिए जा रहे हो दिए जा रहे हो, पर वो फोटो एमिशन कब देगा? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अचीव होने। इट इज समथिंग लाइक दैट कि आपने कोई एक शॉपकीपर से कुछ 200 रुपए का कोई चीज लिया, ओके, आप उसको पैसे दिए जा रहे हो दिए जा रहे हो, वो लिए जा रहा है लिए जा रहा है, आप कब तक देते जाओगे? 200। अगर मान लो आप 1-1 रुपए का कॉइन दे रहे हो तो क्या करना पड़ेगा? 1 2 3, आपको 200 बार देना पड़ेगा। ओके, आपके बाजू वाला एक ही बार में चला गया तो उसने क्या किया होगा? 100 की नोट 200 की एक नोट दे दी होगी। तो हम थोड़ी ना ऐसे कहते कि वो उसने तो एक ही बार दिया, मुझे 200 बार देने का। ऑफ कोर्स देने का। ओके, द सेट्स अबाउट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये चीज अपने को समझनी आती है, दैट्स इट। ओके, उसके बाद आप देख सकते हो पेज नंबर 427, जिसपे हम अभी डिस्कशन कर रहे थे आइंस्टाइन के मैक्स इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर, और वहीं से आपको मिलता है h न्यू माइनस फाई नॉट, जो इक्वेशन 1 ऐसा बताया हुआ है। उसी hf को मैंने hf फाई नॉट को मैंने hf नॉट लिखा, hc बाई लैम्डा नॉट लिखा। इसको कहा जाता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और इसको कहा जाता है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ओके, तो ये उसका सिर्फ एक फॉर्मेट मैंने चेंज किया हुआ है, बाकी सब कुछ सेम टू सेम है। उसके बाद जैसे आप पेज टर्न करोगे 428, वहाँ पे जो 7th नंबर का इक्वेशन है वो अभी यहाँ पे मैंने लिखा है कि देखो, अगर मैं हाफ mv स्क्वायर की जगह पे EV नॉट लिख दूँ या तो मैं उसको k मैक्स कह दूँ, तो मुझे फॉर्मूला मिल जाता है hc 1 बाय लैम्बडा माइनस 1 बाय लैम्बडा नॉट। मतलब इसी का एक एक्सटेंडेड फॉर्मेट है, वो हो सकता है, जो मुझे ऐसा लगता है कि आप सबको वो पता होना चाहिए। एंड देन आफ्टर इफ यू जस्ट लुक एट द 430, तो 430 और 431 है, वहाँ पे बहुत छोटे 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 पॉइंट्स आते हैं। 431 वाला पॉइंट आई होप सब लोगों को पता होगा, बहुत ही सिंपल सा है, दैट्स अबाउट द डी ब्रोगली हाइपोथेसिस।
और वहां पे आप देखिए लैम्बडा इज इक्वल टू एच बाई पी। यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट रखा है, आई थिंक हमने पढ़ा भी था कि लैम्बडा इज इक्वल टू एच बाई पी, ये फॉर्मूला आता कैसे है? यस एनीवन रिमेंबर इट? वैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, T इक्वल्स टू mc स्क्वायर और hf बाय लैम्बडा वाले को E इक्वेट is कर देते हैं। हाँ, E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्बडा एंड E इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर, एम सी स्क्वायर। उन दोनों को कंपेयर करने से आपको लैम्बडा इज इक्वल टू एच बाई पी का फॉर्मूला जो है वो मिल जाता है। इज दैट क्लियर? चलो, आफ्टर दैट एक और रिलेशन है जो आपको 432 से मिलेगा, और वो आई थिंक हमने जब रेगुलर पढ़ रहे थे तब आई थिंक हमने उसकी लेकर एक फॉर्मूला, एक न्यूमेरिकल था 3/2 kBT, याद हो तो। हाँ सर, ओके, किया था। एनर्जी इज इक्वल 3/2 kBT, इसको लेकर एक क्वेश्चन भी था। वैसे 3/2 kBT जो है उसको भी हम काइनेटिक एनर्जी कहते थे, राइट? तो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू आता है उसको आप रिप्लेस कर सकते हैं और टेम्परेचर का एक रिलेशन आप निकाल सकते थे। सो हियर लैम्बडा इज इक्वल्स टू h अपॉन √3 mkt, ये एक फॉर्मूला आता है। तो डेविसन जर्मर जो है उसमें कोई ज़्यादा इनपुट्स मेरे हिसाब से नहीं लगाने चाहिए, ओके, ताकि उसमें ऐसा कुछ ज़्यादा है नहीं। और उसके बाद 436, 437 जो है अभी तक जो यहाँ पे फॉर्मूला काम किया है उसका यहाँ पे डिस्कशन किया हुआ है। अब आपके यहाँ पे जो छोटे छोटे क्वेश्चंस है देख लेते हैं उसमें हम कुछ कर सकते हैं या नहीं। क्वेश्चन 27, तो 27 का क्वेश्चन जो है वो अभी या तो हमें स्किप करना चाहिए, या तो अभी एक जो पॉइंट था जो एक्चुअल में एनसीईआरटी के सिलेबस में भी अब नहीं है। ओके, क्वेश्चन 27 में पढ़ रहा था तो सीधा मेरा नज़र एक लॉ पे गया जो आपको पेज 434 पे दिया हुआ है। सो आई सजेस्ट टू एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल come to the page 434. क्या आपको वहां पे कोई ग्राफ दिया हुआ है? वहां पे रूट वी वर्सेस एटॉमिक नंबर का ग्राफ दिया हुआ है, और यहाँ पे v वर्सेस z, यहाँ पे रूट वी है 434 पे और क्वेश्चन में v है। ओके, सो मे बी दैट्स मेक अ लिटिल डिफरेंस। पर क्वेश्चन 27 के अंदर ऐसा था, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ बेस्ट रिप्रेजेंट मॉसलेस लॉ? In other words, which graph best represent the frequency of characteristic X-ray with atomic number Z? Okay, तो यहाँ पे जो दिया गया है, अब देखो मॉसलेस लॉ है वहाँ पे। अब मॉसले लॉ क्या है वो अभी आई थिंक मैं आपको पूरा नहीं बता सकता हूँ, शायद आपने केमिस्ट्री में पढ़ा हो तो अलग बात है। उसको एकदम शॉर्ट में मैं समझाऊँ तो एक्सरे स्पेक्ट्रम ऐसा भी कुछ नहीं आता है, मतलब हालांकि वो गुजरात बोर्ड में था, ओके, यहाँ पे एनसीईआरटी में वो नहीं है, पर उसको लेकर शायद आपने ऐसा कुछ सुना हो। हैव यू हर्ड अबाउट द के अल्फा, के बीटा, के गामा, ऐसा कुछ आया है केमिस्ट्री के अंदर? एक्सरे स्पेक्ट्रम पढ़ा है कि नहीं आता था ऐसा कुछ? हेलो, क्या एक्सरे स्पेक्ट्रम या ऐसा कुछ आता है, नहीं आता है? कोई बताएगा? एक्सरे आया कि नहीं आया है? ना सर, केमिस्ट्री में नो नहीं सर, था। नहीं आया। तो खाली नियम आया था पर ऐसा कुछ नहीं हाँ आया है। सर। ओके, केमिस्ट्री भी नहीं था कुछ? No, sir. नो ओके सर। ओके, नो प्रॉब्लम। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपने ये तो पढ़ा होगा कि एक्सरे जो है वो एक टाइप का रे है जिसको हम एक्स रे ऐसा कहते हैं। एक्सरे होता क्या है? तो कि एक्सरे ऐसा कुछ होता है कि वहाँ पे दो इलेक्ट्रोड होते हैं, या तो आप उसको कह सकते हो एक होता है एनोड और एक होता है कैथोड, एक होता है पॉजिटिव एक होता है नेगेटिव। ओके, तो वहाँ पे उसके बीच में एक हाई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है जिस वजह से एक रे निकलता है, और वहाँ पे एक स्पेसिफिक जगह है जहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन है वो बाहर निकलता है। मैं बहुत एकदम ऊपर ऊपर से बताता हूँ ताकि डिटेलिंग में है ही नहीं तो मैं बता नहीं सकता हूँ आपको, पर ऐसा समझना है हमें कि अगर मान लो कोई एक पर्टिकुलर एटम में से
कोई इलेक्ट्रॉन रैंडमली कहीं से भी निकल जाए तो उसकी स्पेस को फिल करना, वो बाकी के इलेक्ट्रॉन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। अब उसको ऐसे समझिए आप, फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2, 2। सेकेंड ऑर्बिट में 8, 8, थर्ड ऑर्बिट में 18, थर्ड ऑर्बिट में 8 होते हैं भाई। हाँ 2 8 8 कहते हैं ना हम, हाँ ओके। और उसके बाद ऐसा कुछ होता है। अब समझना क्या है तो कि ये एक्सरे क्या होता है, तो कि अगर मान लो यहाँ पे हाई पोटेंशियल हुआ और मान लो यहाँ से सेकंड ऑर्बिट से ये इलेक्ट्रॉन गायब हो गया, मतलब बाहर निकल गया। अब ऐसे कैसे बाहर निकल गया भाई? तो सेकंड ऑर्बिट वाला इलेक्ट्रॉन है, थर्ड ऑर्बिट है, फोर्थ में इलेक्ट्रॉन है, फोर्थ में वैलेंसी में इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये तो कंप्लीटली फील्ड है। अब ये फील्ड में से एक इलेक्ट्रॉन ऐसे ही बाहर निकल गया जो निकलना नहीं चाहिए। अब तो कि अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि वो अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे। तो अगर ये अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा तो ये ऑर्बिट वाले चिल्लेंगे यार तू दे देगा तो हम अकेले हो जाएंगे, ताकि हमारा ऑर्बिट भी तो फील्ड है। तो बाहर से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा। तो ये जो चीज है ना, उसको शायद आपने केमिस्ट्री में शायद ऐसा तो कुछ पढ़ा होगा, ऐसा कुछ पढ़ा है KLMN उसका ऑर्बिट होता है। यस सर, यस सर। yes sir, अब उसको आप ऐसे समझिएगा कि अगर मान लो फर्स्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन निकल जाए और सेकंड ऑर्बिट वाला इलेक्ट्रॉन उसको फिल करे तो उसको K अल्फा एमिशन कहा जाएगा। इट इज समथिंग लाइक दैट कि कोई इलेक्ट्रॉन निकल जाता है और उसको कोई फील करता है तो वहां पे उसको कोई ना कोई एनर्जी देना पड़ता है। ऐसे नहीं वो हम देखते हैं कि कोई अच्छी जगह पे वो नहीं डोनर्स होते हैं, दाता आपने कहे डोनर्स, मेरी ओर से 25,000, तो वो तो दे दिया, पर मेरे मन में ऐसा है कि मैंने दिया है, उसका प्रूफ क्या? तो वो मंदिर वाले कहेंगे आपके नाम का हम एक यहाँ पे नेम प्लेट बना कर रखेंगे कि भाई ये जहीदत भाई ने हमारे इंस्टीट्यूट को 25,000 दिए इस सो डेट को, देन आई फील रिलैक्स, यस मेरा नाम आना चाहिए। दूसरे की जगह पे गया, मैंने कहा मैं यहाँ पे 2.5 लाख रुपए दूंगा। अच्छा 2.5 लाख रुपए देंगे, तो एक काम करेंगे, बड़ा सा बेंच लगवाएंगे और उस बेंच के ऊपर आपका नाम लिखा जाएगा कि ये बेंच जो है या तो ये जो रूम है वो इस भाई साहब ने बनवाया है। क्योंकि हर कोई यही चाहता है और हमें ये आदत आती है इन सभी फिजिकल ऑब्जेक्ट्स में से। ये नेचर है, नेचर को ऐसा कुछ अच्छा नहीं लगता है, पर हम उसी को देख देख कर सीखते हैं कि ये सेकंड ऑर्बिट वाला अपना एक इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट को दे, तो दे तो क्यों दे भाई? कोई तो वो सेल्फिशनेस होना चाहिए ना, कोई जो अपना तो पर्पस भी होना चाहिए। तो ऐसा कहते कि यार अगर वो अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा ना तो हम एक रेडिएशन आपको रिलीज करने देंगे। तो अगर सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में कोई इलेक्ट्रॉन आता है तो वहां से जो एक एमिशन निकलता है उसको कहते हैं K अल्फा एमिशन। अगर उसको सेकंड ने नहीं फील किया, उसने मना कर दिया मैं अपना इलेक्ट्रॉन नहीं दूंगा, अगर थर्ड वाला अपने इलेक्ट्रॉन फर्स्ट को देता है तो उसको कहते हैं K बीटा एमिशन। सेकंड ने भी मना किया, थर्ड ने भी मना किया और फोर्थ सोचता है कि चलो कोई नहीं तो ना सही मैं अपना एक इलेक्ट्रॉन देता हूं, तो उसको कहते हैं K गामा एमिशन। तो L अल्फा किसको कहेंगे, एनी आइडिया? जब एम देगा किसको? एल को। हाँ, वहां पे ऐसा समझना होगा कि एट वन मोमेंट, ताकि ये रैंडम प्रोसेस होता है, कब कहाँ से कौन निकलेगा वो पता नहीं है। पर अगर सेकंड ऑर्बिट से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है और उसको थर्ड फिल करे, अगर सेकंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो क्या फर्स्ट उसको दे सकता है? मतलब क्या अपने खुद का ठिकाना नहीं है, वो दूसरों का क्या देगा? ओके, तो K को LMN दे सकते हैं, L को MN दे सकते हैं,
m को सिर्फ n दे सकता है। आई होप यू अंडरस्टैंड अ लिटिल पॉइंट। तो उसको लेकर यहाँ पे एक इक्वेशन, एक रिलेशन दिया है, रूट वी इज इक्वल टू ए जेड माइनस बी। अगर ये ऐसा हो तो वहां पे ग्राफ दिया हुआ है स्ट्रेट लाइन, पर हमारा जो क्वेश्चन है उसके अंदर हमें रूट वी का रिलेशन नहीं चाहिए, हमें वी का रिलेशन चाहिए। तो मुझे यहाँ पे दिया है ना, तो उसका दोनों साइड स्क्वायर करना पड़ेगा। तो वे ए स्क्वायर जेड माइनस बी होल स्क्वायर ऐसा आएगा। और ये जो रिलेशन है ना, वो रिलेशन होता है पैराबोलिक रिलेशन। याद करिए वो प्रोजेक्टाइल में हमने देखा था पैराबोला, y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर, ऐसा ही कोई ना कोई रिलेशन यहाँ पे आएगा। तो इसके हिसाब से यहाँ पे स्क्वायर आने की वजह से हमें कहना पड़ेगा कि ये एक पैराबोलिक रिलेशन देगा। तो ये क्वेश्चन परफेक्टली मॉसलेस लॉ से नहीं पर उसके ग्राफ के बेस पे है। रूट वी वर्सेस एटॉमिक नंबर का रिलेशन हो तो स्ट्रेट लाइन, और वी वर्सेस एटॉमिक नंबर का हो तो पैराबोलिक। सीधा याद रख लेने का। ये तो पहली बार आपके सामने इंट्रोड्यूस कर रहा था, इसलिए मैंने ऐसा सब कुछ ज्यादा बताया। चलो, उसके बाद जो आपका क्वेश्चन है दैट इज 46। तो સર એના ઓપ્શનમાં ખાસા બધા પેરાબોલા છે, 2 કે 3 પેરાબોલા। એક મિનિટ, હા ભાઈ, એ પાછું મેં નહીં જોયું, મેં તો ખાલી સ્ક્વેર વાળું છે એને કન્સિડર કર્યું। 1 સેકન્ડ, ખાસા બધા છે એમાંથી। अब देखो वहां पे अब आप आई थिंक मैथ्स के स्टूडेंट हो, राइट? ओके, तो Yes. वहां पे हमने लिखा है हाइपरबोला, पैराबोला, कौन बोला, क्या बोला। ओके, तो यहाँ पे देखा जाए तो अब वैसे अगर आप इसको डायरेक्टली देखें तो यहाँ पे बी आएगा कि नहीं आएगा? बी फॉर बॉम्बे, नो बिल्कुल वो तो नहीं आएगा। मतलब हम उतना तो तय है कि चलो बी तो नहीं आने वाला है। अब अगर आप जो खास से आप कहिए ने तो एम तमे जो तो डी जो है, डी फॉर दिल्ली, क्या वो ऐसा लग रहा है ताकि वो ऐसे ऊपर जाएगा और ऑलमोस्ट वो उसके बाद तो थोड़ा कांस्टेंट हुए जा रहा है। तो क्या डी की पॉसिबिलिटी है, डी फॉर दिल्ली की? वो नो इसलिए नहीं है ताकि वो ऑलमोस्ट कोई एक जगह से स्टार्ट हुआ, वो ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हुआ। ओके, वो बीच में से कहीं से स्टार्ट हुआ, मतलब काफी सारे एटॉमिक नंबर के जाने के बाद हुआ। तो ऐसा जरूरी तो नहीं है ना कि कुछ सारे एटॉमिक नंबर को जाने दो उसी के बाद ये प्रोसेस होगा, वो तो कहीं से भी हो सकता है। तो इसलिए डी फॉर दिल्ली नहीं हो सकता। अब आपके पास दो चॉइस है, आइदर सी एंड ए। अब सी और ए देखा जाए तो क्या अपने आप में उल्टे पुल्टे पैराबोलिक है? ओके, अब वहां पे देखा जाए तो सी जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर वाला है और ए है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर वाला है। ओके, तो यहाँ पे ए जो है वहां पे ऐसा दिखाने का ट्राई किया हुआ है कि जो बहुत लो वैल्यू का आता है। लो वैल्यू का मतलब क्या? तो कि इट इज समथिंग लाइक दैट कि वो के अल्फा के बीटा में ही खेलता रहेगा। मतलब उसका एटॉमिक नंबर आप कितना भी आगे बढ़ाओ, वी का वैल्यू कुछ बढ़ ही नहीं रहा है। पर यहाँ पे जो सी ऑप्शन है वो हमें ज्यादा उसकी ओर लेकर जा रहा है ताकि वो इंक्रीजिंग वैल्यू के ऑर्डर में दिया गया है। दैट इज कॉल्ड एज एक्सपोनेंशियली इंक्रीजेस। तो एक्सपोनेंशियल इंक्रीज वाला पैराबोलिक है वो यहाँ पे हमें ज्यादा सूटेबल लग रहा है। ऐसा कोई एक रीजन वो होना चाहिए। ओके, अगर वॉल्यूम 6 में कोई रीजन दिया है तो अच्छा है, नहीं दिया है दीज आर द पॉइंट्स जिसको हम सोच सकते हैं। ओके, आई होप यू गॉट द पॉइंट। अब यहाँ पे देखते हैं 46 क्या कहता है। 46 ओके, अब देखो proton and alpha particle are accelerated through the same potential difference, the ratio of de Broglie wavelength of the proton to that of alpha particle। क्या आपको लगता है ये क्वेश्चन करवाना चाहिए मुझे? ये क्वेश्चन हम काफी बार कर चुके हैं। ओके, अल्फा पार्टिकल 1 अल्फा 2He4, 2 प्रोटॉन 4 मास। ओके, प्रोटॉन 1 चार्ज 1 मास। ओके, और यहाँ पे डी ब्रोगली वेवलेंथ यानी लैम्डा इज इक्वल्स टू h/p, p इज इक्वल्स टू mv। पर यहाँ पे ध्यान रखना है उसका
पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो या नहीं, EV नॉट, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू EV नॉट ले लो, EV नॉट को सेम कर दो, तो डायरेक्ट इसका रिलेशन आपको मिल सकता है. सो आई डोंट थिंक सो ये डाउट में होना चाहिए. ओके, फिर भी जिस किसी को डाउट हो वो यहाँ पे देख सकता है. आई थिंक वॉल्यूम 6 आपके पास हो तो आई थिंक वहाँ पे थोड़ा और डिटेलिंग वाला ऑप्शन दिया होगा. ओके, फंडा जो है अभी मैं फॉर्मूला आपको बता चुका हूँ, वही फॉर्मूला आपके दिमाग में होना चाहिए. P²/2m दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी. पोटेंशियल सेम कहो या काइनेटिक एनर्जी सेम कहो, बात एक ही बनेगी. तो उसके हिसाब से √2m KE इज इक्वल्स टू लैम्डा, और वहां से आप उसका रेशियो है वो निकाल सकते हैं. तो आपको आई थिंक सीधा सीधा आंसर है वो मिल सकता है. हाँ, अगर इसके ऑप्शंस में कोई गड़बड़ है या तो आंसर में कोई गड़बड़ है तो हम कैलकुलेट करते हैं, अदरवाइज ये क्वेश्चन हम काफ़ी बार कर चुके हैं. चलो उसके बाद देखते हैं 49 इन मिलिकॉन्स ऑयल ड्रॉप मेथड. तो ये मिलिकॉन ऑयल ड्रॉप मेथड है वो हमने नहीं पढ़ा हुआ है, फिर भी हम क्वेश्चन को समझने का ट्राई करते हैं कि क्या उसमें कुछ हमसे हो सकता है या नहीं हो सकता है. सो हियर इट इज अबाउट मिलिकॉन ऑयल ड्रॉप मॉडल. ऐसा कहता है रेडियस आर एंड चार्ज इज हेल्ड इन इक्विलिब्रियम बिटवीन द प्लेट्स. अभी जो इस लेक्चर के स्टार्टिंग में मैंने बताया कि दो प्लेट है, दो प्लेट के बीच में वो इक्विलिब्रियम में है, तो नीचे कौन सा फोर्स जाएगा ड्रॉप का? mg, वेट फोर्स. ऊपर Weight से क्या force. दिया जाए? ऊपर कोई फील्ड दिया जाएगा, दैट्स इलेक्ट्रिक फील्ड. ऐसा कोई रिलेशन है वो हो सकता है. Parallel plate capacitor when the potential difference is V, to keep a drop of radius 2r and a charge 2q in equilibrium between the plates, the potential difference V dash required is dash. तो अब यहाँ पे ऐसा है कि अगर रेडियस r हो, चार्ज q हो, और हमें यहाँ पे उसको इक्विलिब्रियम में लेना है, तो इक्विलिब्रियम के लिए क्या कंडीशंस बनेगी आपकी? इक्विलिब्रियम में होना उसका मतलब क्या? स्टेशनरी. हाँ, F इज इक्वल्स टू क्यू, और दूसरा क्या रहेगा? F इज इक्वल्स टू mg. अब मान लो मुझे यहाँ पे रिलेशन किस किस का निकालना है, तो क्या चार्ज दिया हुआ है हमने क्वेश्चन में, तो क्या हाँ पोटेंशियल भी लेना है ताकि एक v और एक v डैश होगा. अच्छा, यहाँ कहीं पे रेडियस दिख रहा है आपको? अभी फॉर्मूला में क्या रेडियस दिख रहा है कहीं पे? क्या करेंगे तो पोटेंशियल दिखेगा और रेडियस दिखेगा? तो चलो Q तो लेना ही लेना है. इलेक्ट्रिक फील्ड में डालेंगे. हाँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या रिलेशन बनेगा पोटेंशियल E के by टर्म में? E. E is equals to V by D. ओके, पोटेंशियल का रिलेशन. मास को रेडियस के टर्म में लिखना हो तो मास इज इक्वल टू क्या होता है, तो ड्रॉप समझते हैं. ड्रॉप यानी वॉल्यूम ले लो, 4/3 pi r क्यूब cube. रो जी. Rho g. अब आपको फोकस किस किस के ऊपर करना है? चार्ज, पोटेंशियल एंड रेडियस. ओके, तो Q1 V1 R1, Q2 V2 R2, यहाँ पे दो अलग अलग V का रेशियो. तो देखो मैं V1 बाई V2, चलो V2 बाई V1 कर देते हैं. V2 बाई V1 तो यहाँ पे आएगा R2 क्यूब बाई Q1, और यहाँ पे सॉरी Q2, और यहाँ पे आ जाएगा उसका रेसिप्रोकल Q1 बाई R1 क्यूब. अब मैं यहाँ पे सेकंड है वो उसका 2r है, 2r का क्यूब क्या बन जाएगा? 8r क्यूब. और चार्ज है वो 2q लेना है, ये q और ये r क्यूब लेना है. r क्यूब कैंसल, q कैंसल, 2 4 जा, तो ये आपका आंसर आ गया. V2 इज इक्वल्स टू 4v, ऐसा कुछ होना चाहिए. Sir, Okay, so- option B. हाँ, वो होना चाहिए ऑप्शन बी. ठीक है, दैट्स अ 49 क्वेश्चन. तो यहाँ पे हमें जो सोचना था मिलिकॉन ऑयल ड्रॉप मॉडल पर, ये ऐसा क्वेश्चन हमने चैप्टर 1 में भी कहीं ना कहीं पे देखा हुआ है, तो उससे शायद रिलेट हो सकता है. देन आफ्टर क्वेश्चन 54, इन फिगर A and B are two horizontal metal plates separated by insulating plugs. The region between A and B is evacuated. An electron of mass small m remains at rest.
inside the chamber if a proton of mass capital M replaces electron under similar condition, then the proton something okay continue to remain rest, acquires an acceleration E by m in the upward directions and acquire mg माइनस सिग्मा ई। ये क्या इंडिकेट करता है mg माइनस सिग्मा ई? देखो अगर आप यहाँ पे सिचुएशन देखो तो ए और बी के बीच में क्या जनरेट किया गया है, ए और बी को किसके साथ कनेक्ट किया गया है, ऐसा बोलिए। ए और बी को किसके साथ कनेक्ट किया गया है? बैटरी। बैटरी के साथ। बैटरी का पॉजिटिव नेगेटिव, तो पोटेंशियल या तो फील्ड है वो ए से बी आएगा या बी से ए आएगा? ए से बी आएगा, ताकि A at the higher potential, B at the lower potential. Electric field is always from higher potential to lower potential, यानी A से B की डायरेक्शन में जाएगा। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन किसकी ओर अट्रैक्ट होता है, नेगेटिव की ओर या पॉजिटिव की ओर? पॉजिटिव। पॉजिटिव। मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ जाना चाहेगा? ए, ऊपर जाना चाहेगा, पर इलेक्ट्रॉन का मास उसको कहाँ लेकर आना चाहेगा? नीचे, डाउनवर्ड्स। नीचे। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट सोचा हुआ है, आई थिंक यही हमारा एक थिंकिंग पॉइंट है, वो बन सकता है। फिर से क्वेश्चन की अगर सिचुएशंस देखो तो ए एंड बी एवोकेटेड एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास स्मॉल m remains at rest inside the chamber if a proton of mass capital M replaces electron under the similar condition than the proton। मतलब ऐसा सोचिए कि अगर सेम कंडीशन में हमने मास चेंज कर दिया, लाइटर मास की बजाय हैवियर मास कर दिया, तो इसके ऊपर क्या क्या इफेक्ट हो सकता है। अगर वो हम सोच सकते हैं तो हमें इसका आंसर है वो मिल सकता है। अब यहाँ पे ऑप्शंस जो दिए गए हैं, कंटिन्यूज टू रिमेन रेस्ट, एक्वायर्स एन इलेक्ट्रॉन ई बाय एम इन द अपर डायरेक्शन। अब ये जो एक्सेलरेशन है ना वो एफ इज इक्वल्स टू एम ए एंड एफ इज इक्वल्स टू क्यू ई, उन दोनों को कंपेयर करो ना, देखो इसमें से एक्सेलरेशन को सब्जेक्ट बना दो तो क्या बनेगा? क्यू का एम। हाँ, तो ये वहां से ऑप्शन दिया है। एक्वायर्स एन इलेक्ट्रॉन mg माइनस ई बाय कैपिटल M in the downward direction and acquires acceleration small m plus capital M by capital M into g in the downward direction। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है ओके वो उसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में लेकर जाएगा, उतना तो तय है ओके, ताकि तो ही वो इक्विलिब्रियम में रह पाएगा। अब दूसरा ये है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड रोल प्ले करेगा या रोल प्ले नहीं करेगा, ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहाँ पे दोनों किस्सों में सेम है। इलेक्ट्रॉन के मास को आप रिप्लेस कर रहे हो प्रोटॉन के मास के साथ, तो हमारे हिसाब से यहाँ पे आपको ऐसा कुछ करना चाहिए कि जो टोटल मास है, तो दैट समथिंग लाइक द टोटल मास। एक्चुअल में अगर आप देखने जाओ तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आप कह सकते हैं F by m ओके। अब यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो फोर्स किसका लगेगा, तो कि वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, इसलिए आप ऐसा कह सकते हो कि वेट फोर्स लगेगा। किसका वेट फोर्स लगेगा, तो कि प्रोटॉन का मास मतलब प्रोटॉन का वेट फोर्स प्लस इलेक्ट्रॉन का वेट फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सोचने की बजाय, ताकि ये एक सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन है, तो बहुत कुछ ज़्यादा सोचने की बजाय आप सीधा सीधा ऐसा सोचिए कि उसके दो प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस दिया जा रहा है, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रॉन को हटाकर अगर हम प्रोटॉन लेते हैं तो वहाँ पे क्या सिचुएशंस बनेगा, वहाँ पे एक्सेलरेशन बनेगा। एक्सेलरेशन का मतलब टोटल फोर्स अपॉन टोटल मास होगा। टोटल फोर्स वैसे डाउनवर्ड डायरेक्शंस में जा रहा है तो वो वेट फोर्स हो गया, तो दोनों का वेट फोर्स डिवाइड बाय मास ऑफ प्रोटॉन, ताकि आप इलेक्ट्रॉन को हटाकर प्रोटॉन ले रहे हैं। तो आई थिंक उसके हिसाब से m प्लस स्मॉल m या तो mg प्लस स्मॉल mg डिवाइड बाय टोटल मास m, ऐसा जो ऑप्शन वाला है फोर्थ वाला, वो यहाँ पे ज़्यादा सेट हो रहा है हम कह सकते हैं। उसका डिटेलिंग रीजंस अगर आप देखना चाहो तो आपको वॉल्यूम 6 है वहाँ से मिल सकता है। वहाँ से भी मैं देखूँ तो हाँ दैट्स द सेम थिंग, mg इज इक्वल्स टू u कर दो, f इज इक्वल्स टू ma कर दो। तो आई थिंक मतलब थोड़ी सी बेसिक कैलकुलेशंस की गई है, पर आइडिया है वो सेम लगेगा, टोटल वेट फोर्स अपॉन टोटल मास से।
उसके बाद 55 जो दिया हुआ है वो अगेन वहाँ पे आपको आइडिया लगाना है, कैलकुलेशंस यहाँ पे बताई गई है, पर आई डोंट थिंक सो कैलकुलेशंस की कोई ज़रूरत हो। 55 ऐसा है, इलेक्ट्रॉन ट्रैवलिंग एट ए वेलोसिटी ऑफ दिस एंटर अ रीजन ऑफ अ क्रॉस्ड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एज शोन इन फिगर। हाँ, ये यहाँ पे सर्कल इसलिए मैंने किया हुआ है, याद आया, ताकि इस क्वेश्चन में बताया है एज शोन इन फिगर, यहाँ पे फिगर दिया नहीं है, फिगर नहीं दिया हुआ है, इसलिए इस क्वेश्चन को डिस्कशन में हम नहीं ले सकते हैं, तो इसलिए इस क्वेश्चन को हमने सर्कल किया है। ओके, सो हियर फिगर नॉट गिवन। ओके, दैट वाज द रीजन। इसके बाद देखते हैं 57 नंबर। 57 ऐसा कहता है, फॉर ए पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल m enclosed in a one dimensional box of length l, the de Broglie concept that would lead to stationary waves with nodes at the two ends. The energy value allowed for such a system with n as integer will be dash. बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही मज़ेदार सा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन ऐसा है जो आपकी बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे आप देखो तो आपको याद होना चाहिए वेव वाला फंडा। ओके, अब उसके लिए मैं यहाँ पे फिगर ड्रॉ करने का ट्राई करता हूँ, शायद किसी को कुछ क्लिक हो जाए। यहाँ पे नोड्स और एंटी नोड्स याद हो तो याद रखने के लिए मैंने ऐसा कहा था कि एंटी नोड के ए से याद रखे वहाँ एम्पलीट्यूड है, और नोड्स के एन से याद रखे वहाँ पे एम्पलीट्यूड नहीं है। ओके, लाइक दिस। यहाँ पे और यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, या तो आप कह सकते यहाँ पे भी, तो यहाँ और यहाँ क्या बनेगा? एंटी नोड। एंटी नोड बनेगा। यहाँ पे बनेगा नोड्स। अब आपको ये याद होना चाहिए, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नोड्स, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव एंटी नोड्स, डिस्टेंस बिटवीन नोड्स एंड एंटी नोड्स वगैरह, ये फिगर याद हो ना तो भी आप याद कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे आपको दिया गया है, देखा जाए तो ये नोड्स कितने डिस्टेंस के बाद आया वेव के टर्म में? एक वेव होता तो पूरा वेवलेंथ आता, यहाँ पे कितना आया? आधा। ओके, तो यानी यहाँ, हाँ, यहाँ पे आप ऐसा कह सकते हो वेवलेंथ के टर्म में पाई या तो पाथ लेंथ, और आपको याद होगा पाथ लेंथ एंड मीन्स पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस कहते थे। जब हम फेज वर्ड यूज करें तब हम पाई की वैल्यू कहते हैं, और पाथ की वैल्यू बोलते हैं तो हम लैम्बडा बोलते हैं। तो ये बनता है लैम्बडा, उसके लैम्बडा बाई 2। उसके बाद ये कब मिला? नो, नहीं, ये लैम्बडा बाई 2 पे मिला। उसके बाद ये कहाँ पे मिला? लैम्बडा पे। उसके बाद कब लैम्बडा, मिलेगा वो? उसके बाद कब मिलेगा? 3 लैम्बडा बाई 2। 3 उसके बाद लैम्बडा कब बाय मिलेगा? 2। 2 लैम्बडा। उसके बाद कब मिलेगा? 5 लैम्बडा बाई 2। तो अल्टीमेटली क्या है, तो कि सबसे पहले लैम्बडा बाई 2, उसके बाद अगर मैं लिखूँ 2 लैम्बडा बाई 2, उसके बाद लिखूँ मैं 3 लैम्बडा बाई 2, उसके बाद मैं लिखूँ 4 लैम्बडा बाई 2, तो अल्टीमेटली लैम्बडा बाई 2 का ही मल्टीपल चल रहा है ना, n टाइम्स मल्टीपल। n लैम्बडा बाय 2। हाँ, तो वहाँ से आप देखो, वहाँ से अगर आप थोड़ा सा हेल्प लो तो वॉल्यूम 6 के अंदर ऐसा ही बताया हुआ है, ताकि नोड्स एंड टेलोड ये 11th वाला ना याद हो। तो लेंथ इज इक्वल्स टू n लैम्बडा बाई 2 कहा, और इसी लेंथ से लेकर वहाँ पे देखो आपको वेव लेंथ को सब्जेक्ट ऑफ इक्वेशन बना था, लैम्बडा इज इक्वल्स टू h बाई पी करके डी ब्रोगली है, और उस वेवलेंथ का रिलेशन है h अपॉन अंडर रूट 2me। अब बस उन दोनों को कंपेयर करके आपको एनर्जी का रिलेशन एल के टर्म में निकालना था। तो आप ये लैम्बडा यहाँ पे डाल दो तो भी चलेगा, पर कैसे भी करके आपको रिलेशन ई का और एल का निकालना था। सपोज इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद दिस पुटिंग दिस वैल्यू हियर, सो यू कैन डू वन थिंग, यहाँ पे स्क्वायर कर दो तो लैम्बडा स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे भी स्क्वायर कर दो तो आप ऐसा कुछ कह सकते हैं एल स्क्वायर एन स्क्वायर लैम्बडा स्क्वायर बाई 4। यहाँ पे हो जाएगा लैम्बडा स्क्वायर एच स्क्वायर 2me
लैम्बडा स्क्वायर को भी यहाँ पे रिप्लेस कर दो तो n स्क्वायर h स्क्वायर 4 मीन्स 8me और l स्क्वायर। तो उसके हिसाब से आपको एनर्जी का जो फॉर्मूला है जो दिया हुआ है n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 8ml स्क्वायर वो आपको मिल जाएगा। तो नोड्स एंटी नोड्स याद आ जाता है तो आपका काम आसान हो जाता है। तो लैम्बडा एल का ये वैल्यू एन लैम्बडा बाई 2 और वेवलेंथ h अपॉन 2me जो यहाँ पे आपको इसका आंसर दे सकता था। आफ्टर दिस नाउ इट्स अ 66 क्वेश्चन। 66 नंबर का क्वेश्चन ऐसा कहता है एन अल्ट्रावायलेट लाइट सोर्स कॉजेज द एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ए जिंक प्लेट। तो हमें पता है जिंक प्लेट फोटो सेंसिटिव सरफेस था, वहां पे हम यूवी लाइट इंसिडेंट करते थे। A more intense source of the same wavelength would give dash maximum energy of number of 1 second number of electrons per second electron more more the same and more, okay, less and more, okay, fine. A more intense source of the same wavelength would give dash maximum energy of number of electrons per second इलेक्ट्रॉन, ओके फाइन। तो देखिए यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट आपको याद होना चाहिए और वो ये पॉइंट होना चाहिए कि क्या रिलेशन है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन का। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन तब कब होता है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बाद। वहाँ पे हम ऐसा समझते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन चाहिए तो बेसिक रिक्वायरमेंट ये है कि जो भी लाइट हम इंसिडेंट करते हैं वो लाइट ऐसा होना चाहिए विच इज़ ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। वहाँ इंटेंसिटी ज़्यादा हो या कम हो उससे कोई लेना देना नहीं है। आई होप यू अंडरस्टैंड द पॉइंट। वहाँ पे हमने ऐसा समझा था कि देखो ऑप्शन ऐसा था कि अल्ट्रावायलेट लाइट था, जिंक प्लेट पे इंसिडेंट किया, a more intense source of the same wavelength that would give dash maximum energy of number of electrons। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा तो इंटेंसिटी ज्यादा होगी तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, पर उससे फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन को कोई इफेक्ट नहीं होता है। आई रिपीट माय पॉइंट, सेम इंटेंसिटी, आपने इंटेंसिटी बढ़ाया तो नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे, एनर्जी उसका बढ़ेगा, बट फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन जैसा हो रहा था वैसे का वैसा ही होगा। तो क्या फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के ऊपर इंटेंसिटी बढ़ाने से कोई इफेक्ट होता है, हाँ या ना? ना। मतलब क्या? तो कि यहाँ पे एक ऑप्शन है जो ऐसा बताता है कि अगर आप इंटेंसिटी बढ़ाओ पर सेम फ्रीक्वेंसी रखो तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में कोई इफेक्ट नहीं होता है। दैट इज अ पॉइंट बी। क्या वहां पे सेम रहेगा फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन? अच्छा, इंटेंसिटी बढ़ाई तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, या सेम रहेगा या कम होगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा। तो वैसे भी द सेम वाला एक ही ऑप्शन था तो वहां से आइडिया ये लगा सकते हैं, सेम वाले अगर दो ऑप्शन होते तो सोचना पड़ता। तो वैसे ये ऑप्शंस है ऐसे बनाए, उसकी वजह अगर सेम वाले दो ऑप्शंस बनाते तो थोड़ा और ज्यादा अच्छा हो सकता था। ओके, तो इंटेंसिटी इंक्रीजेस, photoelectric emission remains same, but number of photons increases. So that's a B option is more suitable here. After that, 70. In a series of photoelectric emission experiments on a certain metal surface, possible relationship between the following quantities were investigated: threshold frequency, frequency of incident light, intensity, photoelectric current, maximum kinetic energy of photoelectrons, Tmax. Two of these quantities, when plotted as a graph of y against x, give a straight line through the origin. Which of the following correctly identities? तो ऐसा याद करिए कि आपको इस चैप्टर के अंदर कहाँ पे स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिला था। याद है? यहाँ पे अगर आप वॉल्यूम 5 के अंदर देखिए, कहाँ पे आप हर एक ग्राफ को फटाफट फटाफट देख लीजिए, कौन सा ग्राफ था जहाँ पे स्ट्रेट लाइन देखने को मिला था और उसमें कौन सी क्वांटिटी थी।
और यहाँ पे एक ग्राफ है आई वर्सेस एफ नॉट, एक है एफ वर्सेस टी मैक्स, एक है पी वर्सेस आई, एक है पी वर्सेस टी मैक्स। क्या उसमें से कोई भी ग्राफ यहाँ पे सेट होता है या नहीं, बस वो चेक करो, आपका काम हो जाएगा। कि बताओ, देखा अभी आई थिंक हमने एक जगह पे देखा हाँ एक सर, स्ट्रेट लाइन। फोटो इलेक्ट्रिक करंट वर्सेस इंटेंसिटी ऑफ लाइट। वहां पे एक ग्राफ भी ऐसा था जहां पे वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वाला वो डॉटेड 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 लाइन भी आता था। ओके, तो अगर आप मैं जहाँ पे बात कर रहा हूँ एग्जैक्टली वो पॉइंट में बताऊँ, तो आगे का थ्योरी का पोर्शन है वो आपको फटाफट देखना चाहिए, और वहाँ कहाँ पे आपको स्ट्रेट लाइन मिलता है उसके ऊपर आपको फोकस करना चाहिए। अगर मैं एकदम पेज के स्टार्टिंग से देखूँ तो आई थिंक मुझे मिल रहा है पेज नंबर 425 पे फिगर नंबर 2 ग्राफ है, वो बहुत क्लियर कट दिखता है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट वर्सेस इंटेंसिटी का ग्राफ। आप देख सकते हो कितना मजेदार स्ट्रेट लाइन है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन, यहाँ पे कोई मतलब दो राय नहीं है, कोई ड्यूअल थॉट नहीं लगाना है, इट्स सीधा सीधा क्लियर कट क्वेश्चन है। ओके, तो वहाँ पे करंट और इंटेंसिटी का ग्राफ आप बना सकते हैं। आफ्टर दैट दैट्स अ क्वेश्चन 75। 75 जो है अगेन वहाँ पे मॉस ले, तो कौन सा, अभी तो फॉर्मूला देखा था भाई, कौन सा आएगा? ऑप्शन ए। ओके, वहाँ पे आप देख सकते थे v का ग्राफ ड्रॉ किया था ना हमने, रूट v वाला हमें पता है। अगर रूट v वाला कोई रिलेशन नहीं दिया है तो दोनों साइड आपको क्या कर देना चाहिए? સર તો એમાં a નો સ્ક્વેર નથી ને? एक सेकंड, हाँ ए ना स्क्वायर હોય ને, કેમ ના હોય? નથી આવ્યો સર, એક બી ઓપ્શન સરખી તો સેટ નથી થતું. આપણે ઓપ્શન નહીં સેટ કરવાનો ને, આપણે તો મોસ્લેને પકડવાનું ને। મોસ્લે ભાઈએ શું કીધું? रूट वी इज इक्वल टू ए जेड माइनस बी, तो बस बात हो गई खत्म। अब मौसले को फॉलो करना है तो वहाँ पे एक सेकंड, हाँ, रूट वी ए जेड माइनस बी, बस खत्म हो जाती है बात। अगर रूट वी का वी करना हो तो दोनों साइड स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ए स्क्वायर एंड जेड माइनस बी होल स्क्वायर ऐसा होना चाहिए, खत्म हो गई છે बात। જ નહીં સર એવો ઓપ્શન. તો એ આપણો કામનું જ નહીં બકા, આપણે સાચા જવાબની રાહ જોઈએ છીએ, આપણે ઓપ્શન્સ પર નહીં જતા। ઇટ્સ સમથિંગ લાઈક દેટ કે તું મોટો થાય ને તને એમ કે આ 4 છોકરી છે આમાંથી કોઈની એકની યાર લગ્ન કરવા જ છે, એટલે પણ એવું થોડી ના છે કે કરવા જ છે, કંઈ નહીં કરવા ભાઈ, બરોબર? આ કઈ થોડી છે સીતા ગીતા મીતા છે બસ આ 4 માંથી એક, એટલે પણ ના ભાઈ, કેવું તું કરીશ? અકડ બકડ બમ્બે બુ 80 90 પૂરે 100 મિલા કે ધાગા, બસ આ પાકું હાલો, તો તું આ પાડી દઈશ? કેવા કેવા એક્ઝામ્પલ આપવા પડે છે મારે, हैं? अगर कोई ऐसा है जो बहुत ही सुंदर दिख रहा है, पर कोई ऐसे गांव से जिस बेचारे ने कभी लाइफ में पढ़ाई कुछ नहीं किया हुआ है, ओके, 5वीं फेल है, तो क्या शादी कर लेगा तू उससे? कुछ तो क्राइटेरिया होगा ना अपना, तो फिर अब तू पकड़ के बढ़ेगा ऑप्शन ही ऑप्शन, अरे भाई ऑप्शन गया तेल लेने। मोस्टली क्या कहता है तो कि रूट वी ए जेड माइनस वी, तो क्या, हाँ। अब क्वेश्चन में पूछा है मोस्ले लॉ क्या कहते, तो क्या, हाँ। अब वेर ए एंड बी आर कांस्टेंट, अब वो कांस्टेंट का शायद स्क्वायर करे या ना करे, शायद कोई फर्क पड़ता है, ऐसा अगर हम सोच ले तो क्या v का रिलेशन लेना है तो कि v का रिलेशन a या तो d ऑप्शन में है। अच्छा, z माइनस बी का स्क्वायर ही होगा कि 4b हो सकता है पावर? स्क्वायर ही होगा। तो अगर यहाँ पे अगर कोई वैल्यू कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का स्क्वायर करो या ना करो, तो मे बी दे कंसिडर कि ए स्क्वायर इज आल्सो इक्विवेलेंट टू ए बिकॉज इट्स ए कांस्टेंट। तो ये एक थॉट हो सकता है, और ऐसा सोचकर शायद ऑप्शन में ना रखा हो। बाकी एज पर द मैथ्स आपको भले ही कांस्टेंट हो तो भी उसका स्क्वायर दिखाना चाहिए। ओके, आई थिंक प्रीवियस जो क्वेश्चन था ना वहाँ पे ए स्क्वायर शायद किया था, आई डोंट नो किया था नहीं किया था, कौन सा था वो, आई थिंक ग्राफ वाला क्वेश्चन था ना कोई, आई थिंक दैट वाज द फर्स्ट वन।
27th. हाँ, तो वहाँ पे शायद किया होगा स्क्वायर, तो मे बी दैट्स रिप्रेजेंट इट। ओके, आप 27 में देखो तो वॉल्यूम 6 के अंदर दिया है स्क्वायर वगैरह कुछ कि नहीं दिया है उसमें भी? हाँ सर, 26th में दिया, 27th में दिया है। हाँ, तो बस हो गई ना बात क्लियर। वहाँ पे दिया था, यहाँ नहीं दिया है, तो उसमें हम क्या करें भाई? ओके, हमें तो मोस्टली से काम था। चलो आफ्टर दैट 76 जो है वहाँ पे आई डोंट थिंक सो मुझे कोई एफर्ट डालना चाहिए, ताकि के अल्फा एमिशन हमने बता दिया। The K alpha emission line of tungsten occurs at the lambda 0.021 nanometer. The energy difference between K and L level in the atom is about dash. तो यहाँ पे आप एक छोटा सा काम मेरे हिसाब से करना चाहिए, ताकि पूरे क्वेश्चन के अंदर वैल्यू किसका दिया है? क्वेश्चन के अंदर आपको आंसर के अंदर लैम्बडा। लैम्बडा पूछा क्या है? डिफरेंस बिटवीन के एंड एल लेवल। हाँ, तो यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन के एंड एल लेवल्स इन दिस आइटम, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बस हाँ, वॉल्यूम 6 के अंदर देखिए वहाँ पे सीधा सीधा एनर्जी इक्वल्स टू एच सी बाई लैम्बडा किया हुआ है। तो व्यू लेंथ यहाँ पे एक दिया था आपको 0.021 नैनोमीटर। एच सी का वैल्यू क्या होता है? एच सी का वैल्यू, यस एनीवन रिमेंबर इट? एच सी का कंबाइंड वैल्यू याद है? 1242 ऐसा कुछ था सर एमस्ट्रॉन्ग में। 12400। नहीं, वो तो यहाँ पे दिया हुआ है 18 एच point सी। something. हाँ, 1897 18.1897 10 raised to minus 26 1879 into 10 raised to 1.67 minus 26 ऐसा कुछ आता था, 97 ऐसा था। पर अगर ये हम सीधा सीधा वैल्यू डालें 6.625 10 raised to minus 34 और C का वैल्यू 3 into 10 raised to 8। ओके, तो एच सी बाई लैम्बडा में क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे वेवलेंथ दिया हुआ है, सो जस्ट सिंपली यू यूज द फॉर्मूला एच सी बाई लैम्बडा और वेवलेंथ का वैल्यू डाल दो 0.021 नैनोमीटर। तो आई थिंक उसके हिसाब से आंसर आपको मिल सकता है। लेट्स ट्राई, कैलकुलेटर हो ना हो तो भी देख लेते हैं। एनर्जी का डिफरेंस एच सी, एच का वैल्यू 6.625 10 रेज टू माइनस 34 8 सॉरी 3 into 34 into 3 into 10 raised to 8 divided by 0.021 नैनोमीटर। तो 21 अगर मैं ले लूँ तो नैनो यानी -9 और -12, तो 21 इंटू 10 रेज टू -12 9 21 10 टू -3 और 9 -12। ओके, तो 6.625 डिवाइड बाय 7 और -12 और यहाँ पे प्लस -34 जाएगा 2, दैट्स 22 में से 8 जाएगा, तो 22 माइनस 8, सो 8 6 14 10 raised to -14 divided by we want the answer in इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एनर्जी को जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना हो तो क्या करते हैं 1.6 10 raised to -19 से डिवाइड करते हैं। ओके, तो यहाँ पे -14 -19 ये जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 10 raised to 5। ओके, तो इसका थोड़ा सा कैलकुलेशंस शायद हमारा काम आसान है वो कर सकता है। तो बेसिक आइडिया, एनर्जी यहाँ पे जूल में मिलेगा और उस जूल को आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। इज दैट क्लियर? ट्राई करिएगा, उससे शायद आंसर है वो मिल सकता है। Then we just take a look of 101, 119 and 111. ओके, क्विक व्यू देख लेते हैं क्या क्या है ये तीन क्वेश्चंस। 101
101 इज अबाउट अच्छा, पहले 119 पे तो दिया गया है, वो तो 1% है, वो तो इजी लग रहा है। चलो एनीवेज 111 ओके एंड 101 okay, if the momentum of electron is changed by pm, then the de Broglie wavelength associated with it changes by 0.50%. The initial momentum of electron will be dash. ओके इसको लेकर आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, इफ यू रिमेम्बर इट। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर बाई 2m होता है। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन मोमेंटम, ऐसा अगर मैं करता हूं तो इसको कह सकते हैं 2p/2m। ओके तो यहाँ पे अगर आप चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को सब्जेक्ट ऑफ इक्वेशन बनाते हो तो p/m dp ऐसा एक पॉइंट है वो बन सकता है। ये शायद आपको याद हो तो आपने 11th में एक वर्क एनर्जी पावर या तो क्या था लॉज ऑफ मोशन, बट आई थिंक वर्क एनर्जी पावर में ऐसा एक रिलेशन था कि आप p²/2m का रिलेशन निकालो तो p/m dp मिलता है। अब इस dk का k के साथ p/m का इस p²/2m के साथ अगर आप रेशियो लेते हो तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल मोमेंटम का एक रिलेशन मिल सकता है। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है वहां पे आपको थोड़ा सा अलग सोचना है, ताकि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी के साथ साथ मोमेंटम का रिलेशन बताया हुआ है दी ब्रोगली वेवलेंथ के साथ। अब ये जो रिलेशन था ना, इफ यू रिमेम्बर इट, यहाँ पे एक कंडीशंस लगाई थी, ये अगर लेस देन 9% हो तो यहाँ पे सीधा डबल हो जाता है। देखो अगर आप इसका रेशियो ले लो ना, dk/k pm/dp एंड p²/2m, तो p²/2m का 2 ऊपर जाएगा, सो दैट विल बी 2 टाइम्स ऑफ dp/p। तो ऐसा एक 12th में भी एक पॉइंट पढ़ा था। बट दिस थिंग इज अबाउट काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। दिस इज एप्लीकेबल फॉर द स्मॉल चेंजेस। अगर बड़ा चेंज हो तो एक अलग रिलेशन आता था, बट दिस इज अबाउट काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो है दी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ इट। तो दी ब्रोगली वेवलेंथ का मोमेंटम के साथ क्या रिलेशन है, तो कि दी ब्रोगली का वेवलेंथ के साथ रिलेशन है लैम्बडा इज इक्वल्स टू h/p। तो अगर मैं लैम्बडा इज इक्वल्स टू h/p करता हूं और मैं यहाँ पे देखता हूं, हमें जो रिलेशन निकालना है वो ये है। अगर हम उसका डिफरेंशिएशन ले तो हमें ऐसा लिखना पड़ेगा h p⁻⁻1। अब p⁻⁻1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, x⁻⁻1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -1/x²। देखो x⁻⁻1 का डिफरेंशिएशन ऐसा होता है -1 x⁻²। हेलो, यस सर। n x⁻n-1। तो इसके हिसाब से अगर मैं यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन लेता, पर यहाँ पे ऐसा मुझे सोचना पड़ता चेंज इन वेवलेंथ विथ रिस्पेक्ट टू मोमेंटम। ओके इस साइड में मोमेंटम के रिस्पेक्ट में लेता हूँ तो ये यहाँ पे मुझे देता है -1 h p⁻², which is equal to -h/p², okay, which is lambda dl/dp। अगर मैं यहाँ से d लैम्बडा को सब्जेक्ट बनाता तो -h/p² इंटू dp ऐसा मैं लिख सकता हूँ। अब फिर से मैं इसका रेशियो ले लेता, देखिएगा क्या करने जा रहा हूँ मैं, dl/लैम्बडा और dp/दिस, तो h/p कैंसिल हो जाता और एक p यहाँ पे मुझे मिलता। ओके तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पेज नंबर 826 पे देखिएगा, ताकि मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मैथ्स का एक पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखा, इसका डिफरेंशिएशन कैसे मिलता है वो करके बताया,
यहाँ पे इन लोगों ने ऐसा कोई डिफरेंशिएशन वगैरह नहीं किया है, सीधा लिख दिया है डिफरेंशिएटिंग एंड अप्रोक्सीमेटिंग। ओके, मैंने यहाँ पे डिफरेंशिएशन लेकर बताया। तो जैसे ही आप उसका डिफरेंशिएशन लेते हो तो डी लैम्बडा बाय लैम्बडा, यानी डी लैम्बडा बाय लैम्बडा बचता है। अगर मैं यहाँ पे एग्जैक्ट जो पॉइंट बोल रहा हूँ वो मैं करके भी दिखाऊं, रेशियो माइनस एच बाई पी स्क्वायर डी पी अपॉन एच बाई पी, एक एच कट, एक पी कट। तो क्या बचा यहाँ पे, तो क्या माइनस डी पी बाई पी बचा। देखो वहां पे लिखा है डेल्टा लैम्बडा बाय लैम्बडा इज इक्वल टू माइनस डेल्टा पी बाई बी, और उसमें से अगर आप पी को सब्जेक्ट बना दो तो आपको मिल जाता है माइनस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा लैम्बडा बाय लैम्बडा। अब वहां पे उसने ऑलरेडी बता दिया था कि दैट इज अ चेंज, द वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ इट चेंजेस बाय 0.5%, मतलब चेंज इन वेवलेंथ विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल वेवलेंथ इज ऑलरेडी गिवन 0.5। तो 0.5 का वैल्यू अगर आप वहां पे डालोगे और परसेंटेज को नॉर्मल वर्ड्स नॉर्मल वैल्यूज में कन्वर्ट करोगे तो वहां पे आपको आंसर है वो सीधा सीधा -200 pm ऐसा कुछ मिल जाएगा। और माइनस एन को आप इग्नोर कर दो तो वो प्लस pm हो जाएगा, मतलब +200 pm जैसा हो जाएगा। अगेन आई रिपीट माई होल पॉइंट, लैम्बडा h बाई पी से आपको डिस्कशन करना था, उसको ऐसे देखना था, डिफरेंशिएशन करते तो ऐसा कुछ देखने को मिलता, डी लैम्बडा का लैम्बडा के साथ रेशियो लेते तो ये फाइनल टर्म बचता। ओके, यहाँ पे आपको डी लैम्बडा बाय लैम्बडा 0.5% दिया हुआ था और आपको पी फाइंड करना है ऐसा बताया है। तो P इज इक्वल्स टू सॉरी P या DP, सॉरी हाँ P फाइंड करना है, तो दैट्स DP यहाँ पे ऐसा हो जाता और ये 0.5%, तो परसेंट को आप नॉर्मल वैल्यूज में कन्वर्ट कर देते तो यहाँ पे मिल जाता है 0.5 डिवाइड बाय 100, सो दैट समथिंग 200 pm जैसा वैल्यू आपको कुछ मिल जाता है, बिकॉज ओरिजिनल DP दैट इज गिवन एज ए PM जो दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। धैन ट्रिपल वन जो है उसमें तो अगेन दैट्स अ रिलेशन, photoemissive cell with exciting wavelength lambda, the fastest electron has a speed v, the exciting wavelength is changed to 3 lambda by 4, the speed of the fastest emitted electron will be dash। तो ट्रिपल वन जो है वहां पे आप सीधा सीधा देखिए कि किसका रिलेशन है, तो कि फास्टेस्ट यानी मोशन में है, मोशन में है यानी कौन सा एनर्जी लगेगा, काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो आपके पास आइंस्टाइन वाला रिलेशन था, मोशन में आता है ऐसा हमने कहा था, बची कुछ एनर्जी के साथ जाता है। सो यू कैन यूज डायरेक्ट फॉर्मूला, आई थिंक हाफ mv² या तो EV0 इज इक्वल टू hc बाय लैम्बडा माइनस hc बाय लैम्बडा नॉट, वो जो फॉर्मूला मैंने लगाया था आई थिंक उसी के हिसाब से आपको रिलेशन है वो मिल सकता है। ताकि यहाँ पे एक सिचुएशन बताई थी कि वो 3 लैम्बडा बाय 4 कर दो, has a span v, the exciting wavelength is a change to 3 lambda by 4, मतलब जो wavelength है उसको आप 3/4 कर दो तो नया चेंज क्या होगा। ओके, सो आई डोंट थिंक सो इसमें कोई एफर्ट है वो डालना चाहिए, बेसिक फार्मूला आइंस्टाइन वाला यूज करना है 111 में। और 19 वाला है वो क्वेश्चन आप ही की जो नोट्स है उसमें शायद आपको मिल सकता है, इट इज अबाउट पावर। तो देखो क्वेश्चन में ऐसा था, डेटा दिया है वेवलेंथ का लैम्बडा, इंटेंसिटी दिया है इंसिडेंट ऑन ए मेटल सरफेस, इफ ओनली 1% photons of incident light emit photoelectrons, then the number of electrons emitted per second per unit area from the surface will be nearly dash। चलो ओके, ये आप ही के चैप्टर की बेसिक नोट से ये शायद आपसे ये हो सकता है वैसा क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या क्या डेटा दिया गया है, हेलो, डेटा क्या क्या है आपके पास, एक है वॉट पर मीटर, वॉट पर इंटेंसिटी होता है, और दूसरा दिया हुआ है वेवलेंथ, तो I इज इक्वल्स टू NHC बाय लैम्बडा AT। ओके, और यहाँ पे देखा जाए तो किस किस डेटा को आपको कंसिडर करना है, तो कि विच इज इक्विवेलेंट टू, मतलब इंटेंसिटी आपको दिया हुआ है, NHC बाय लैम्बडा जो है वो आपको दिया हुआ है,
पर यूनिट एरिया, और ये जो भी वैल्यू है उसका 1% लेना है। तो नंबर ऑफ फोटोन्स को अगर आप सब्जेक्ट ऑफ इक्वेशन बना देते हो तो यस, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग विच इज गिवन हियर। यहाँ पे इंटेंसिटी दिया है और नंबर ऑफ फोटोन्स दिया हुआ है और उसका 1% ही आपको लेना है। तो जो आंसर आए, सो यू कैन सी नंबर ऑफ फोटोन्स को सब्जेक्ट बनाइए, HC एज इट इज ले लीजिए। क्वेश्चन के अंदर बताया है एमिट फोटो इलेक्ट्रॉन्स एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकंड पर यूनिट एरिया फ्रॉम द सरफेस। I लैम्बडा AT by HC। इंटेंसिटी दिया हुआ है 39.8 वाट पर मीटर स्क्वायर। वेवलेंथ 5000 इंटू 10⁻⁻10। ये जो भी आंसर आता है उसको डिवाइड बाय 100 कर दो, आपको 1% आपका आंसर है वो मिल जाएगा। ओके, दैट्स अ सिंपल थिंग। हाँ, तो वहाँ पे HC बाय लैम्बडा किया, वेवलेंथ एनर्जी निकाला और उसके बाद उसने डिनोमिनेटर में रखा, तो दैट्स वन इन द सेम थिंग। ओके, यहाँ पे इंटेंसिटी डायरेक्टली था, पर मीटर स्क्वायर था, उसके बाद नंबर ऑफ फोटोन्स लिए गए हैं। I इज इक्वल्स टू E बाई AT था, तो क्या हाँ था। ओके, एनर्जी NHC बाय लैम्बडा से मिलता था, तो नंबर ऑफ फोटोन्स वहाँ से उसने लिया हुआ है। मैंने डायरेक्टली यहाँ पे नंबर ऑफ फोटोन्स को इंट्रोड्यूस कर दिया था, सो देन विल बी द सेम थिंग। अब यहाँ पे जो यूनिट 10 था उसमें से आप लोगों ने क्वेश्चन किया होगा एटम्स, और जितना ये चैप्टर सिंपल था, आई डोंट थिंक सो ये उतना सिंपल रहा होगा यूनिट 10 जो है। ओके, तो चलो उसमें से अपने क्वेश्चन 1 to 80 तो लिखे। ओके, तो 1 to 10 में क्या क्या डाउट थे वो पहले बताइए आप। ओके, 11 to 20। 17. 14. 14, 17। ओके, उसके बाद 21 to 30। ओके, 31 to 40। 31. ओके, 31। उसके बाद 41 to 50। 47. 47। ओके, अप टू 60। 70। ओके, अप टू 80। 76. 76. 76। पेज नंबर 480 ये लिखे है। टू 80, 81, 82, 83, 84 and question number 81 to one more 80 questions. Okay, 8 to 16। तो इतना आपका होमवर्क जो है वो रहता है, पर क्वेश्चंस करते जाएंगे तो आपको पता चलता जाएगा क्या हो सकता है और क्या हमारे डाउट्स हो सकते हैं। तो रेगुलरली काम करिए तो ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। ये 9 और 10 खत्म करने के बाद विल कम विद द अगेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है यूनिट 6 है वो करेंगे। ओके, तो वो 7th भी बहुत ही छोटा है, तो 7 ये 2 9 टोटल अगर आप देखो तो यहाँ पे कुल मिलाकर एक्सपेरिमेंटल स्किल के साथ यहाँ पे 13 आपके यूनिट्स होते हैं, जिसमें एक्सपेरिमेंटल स्किल तो नहीं करनी होती है, प्लस कम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो भी अब आपके सिलेबस से निकल चुका है। तो कुल मिलाकर
12 यूनिट्स, सॉरी 11 यूनिट्स बनते हैं, 2 तो निकल जाते हैं, और उस 11 यूनिट्स में से जो लास्ट वाला है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, वो भी निकल चुका है, उसमें गेट्स वगैरह ही है, ताकि ट्रांजिस्टर तो निकल चुका है, बट स्टिल वी आर ट्राइंग कि हम ट्रांजिस्टर आपको यहीं पे समझाए। ओके, तो टोटल कुल मिलाकर 10 यूनिट में से अगर आप ये 8 या 9 यूनिट भी अच्छी तरह से अगर कर पाते हो तो आई थिंक इट्स मच बेटर फॉर यू। ओके, तो अभी का लेक्चर हम यहाँ तक रखते हैं। ओके,